मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पदार्थ के बारे में देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से बनी संरचना होती है जो स्थान घेरती है, साथ ही उसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब ये जो पदार्थ है, पदार्थ को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो ये तो आधुनिक कल्पना है, लेकिन प्राचीन संकल्पना के अनुसार जो पदार्थ है, पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया था, जैसे हम पंच तत्व या पंचभूत भी कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, ये हमारे पंच तत्व हैं। और आधुनिक कल्पना या अवधारणा के आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो भौतिक में भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की बाहरी रूपरेखा के आधार पर पदार्थ को बांटा जाता है। तो इसमें हम पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और बीईसी। तो जो प्लाज्मा होती है ये सूर्य में पाई जाती है, मतलब जहाँ पर ताप अधिक होता है, और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों को पदार्थ की अवस्था के बारे में नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर हम केवल ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, क्योंकि इनके कण पास पास होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल प्रबल होता है। और इसी प्रबल आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति जो होती है ये कठोर होते हैं। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब है कि द्रव को हम जिस बर्तन या पात्र में रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि हम 1 लीटर पानी लेते हैं और उस 1 लीटर के बर्तन में रखते हैं तो उसका आयतन 1 लीटर ही होगा, और उसको बड़े बर्तन में या पात्र में भी रखेंगे तो उसका आयतन 1 लीटर ही होगा। बात करें हम इसके कणों की, तो द्रव के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण की जो मात्रा होती है वो ठोस की अपेक्षा कम होती है। और इसी कम आकर्षण बल के कारण द्रवों में बहने का गुण होता है, और जो द्रवों की ऊपरी सतह होती है ये हमेशा समतल होती है। फिर बात करते हैं हम गैस की कि गैस क्या होती है। तो गैसों का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, अर्थात शून्य के बराबर होता है, जिस कारण से हम गैसों को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। और गैसों में सबसे ज़्यादा तरलता होती है, अर्थात सबसे ज़्यादा बहने का गुण होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है। एक
एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध। तो जो शुद्ध होता है इसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे और जो अशुद्ध होता है उसमें एक से कई प्रकार के पदार्थ होंगे। तो शुद्ध पदार्थ में हम देखते हैं तो शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक पहला हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। तो जो तत्व होते हैं जैसे हमारा सोडियम, सिल्वर, चांदी, एयू, औरम, गोल्ड, ये सब हमारे तत्व हैं क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तत्व को हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो जो धातुएं होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं, इनमें चमक होती है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, ध्वनिकता का गुण होता है, आघात वर्धनीय होती हैं। और धातुओं के तन्यता के गुण में हम देखें यदि तो सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है और ये धनात्मक होती हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने का गुण पाया जाता है। जबकि जो अधातुएं होती हैं ये आघातवर्ध नहीं होती हैं, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता, इनमें विशेष चमक भी नहीं होती। अधातु में कार्बन, बोरान, ऑक्सीजन और जो उपधातुएं होती हैं ये धातुओं और अधातुओं की तरह व्यवहार करती हैं, मतलब ये सुचालक भी होती हैं, कुचालक भी हो सकती हैं। और इसमें है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब हमारे उपधातुएं हैं। अब हम बात करते हैं यौगिकों की। तो जो यौगिक होते हैं ये दो भागों में बांट दिए जाते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। तो जो अकार्बनिक होते हैं इनमें कार्बन मुख्यतः नहीं पाया जाता और जो कार्बनिक होते हैं उनमें मुख्यतः कार्बन की उपस्थिति होती है। तो इनमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका प्रथम सदस्य होता है CH4, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। और यह जो हमारे केमिस्ट्री होती है या रसायन शास्त्र होता है उसका पिता भी कहते हैं। मीथेन को पिता कहा जाता है। और दूसरा समूह होता है हमारा C2H4 जिसे हम C2H6 जिसे हम एथेन के नाम से जानते हैं। और तीसरा सदस्य होता है C3H8 जिसे हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं। और C4H10 जिसे हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। और इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में CH2 का अंतर होता है। और इस तरह जो समजाती श्रेणी होती हैं उन सभी में CH2 का अंतर होता है। और जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन से मिलकर नहीं बनते हैं जैसे है हमारा H2O। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण की। तो जो अशुद्ध पदार्थ होता है अर्थात
जिसमें एक से अधिक तत्व मिले हुए होते हैं, कई प्रकार के तत्व या परमाणु आपस में मिले होते हैं या पदार्थ मिलते हैं, उसे हम अशुद्ध कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है समांग मिश्रण और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को समांगी मिश्रण भी कहते हैं और विषमांग मिश्रण को विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण होता है, इसमें कणों का संगठन एक जैसा होता है, मतलब जो दो पदार्थ होंगे या दो से ज़्यादा पदार्थ होते हैं तो उन सभी पदार्थों के कणों का संगठन एक जैसा होता है। और जो विषमांगी होता है, विषमांगी में जितने भी पदार्थ होते हैं, कहने का मतलब सभी पदार्थ, उन सभी पदार्थों का संगठन अलग अलग होता है। तो जैसे यदि हम पानी, जैसे हम जल के नाम जल भी कहते हैं, पानी में यदि हम नमक मिला देते हैं तो ये एक समांगी मिश्रण है। पानी में हम शक्कर मिला दें तो ये भी एक समांगी मिश्रण है। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड भी एक समांगी मिश्रण है। विषमांगी की बात करें तो विषमांगी में जैसे हम लोहे में जस्ता मिला दें, पानी में धूल मिला दें और वगैरह वगैरह। और जो हमारे फेविकोल होता है, फेविकोल भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की, कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो जो ऊर्ध्वपातन है, जो हमारे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर जो पदार्थ होते, ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं या बदल जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, ये सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। हम बात करते हैं बाष्पीकरण की। तो बाष्पीकरण, जिसमें जो द्रव है, द्रव का अपने क्वथनांक से भी नीचे तापमान पर द्रव से गैस में बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण जो है, ये सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता, हवा की गति, इन सब पर निर्भर करती है। अर्थात यदि सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो बाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। जैसे इसमें एक प्रश्न बनता है कि कप की अपेक्षा प्याली में गर्म चाय या दूध पीना आसान क्यों होता है। तो जो कप होता है, कप का क्षेत्रफल कम होता है, जबकि प्याली का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो प्याली से जो बाष्पीकरण की दर होती है वो ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण कप की अपेक्षा गर्म चाय प्याली में बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। और दूसरा है वायु की गति। यदि वायु धीमी गति से चलती है तो जो बाष्पीकरण की दर होगी वो कम होगी, और वायु की गति तेज़ है तो बाष्पीकरण की दर तेज होती है। वायु में आर्द्रता की उपस्थिति, तो देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो कपड़े होते हैं वो देरी से सूखते हैं, क्योंकि वायु में नमी होती है, आर्द्रता होती है। जबकि वही
कपड़े गर्मियों में यदि हम सुखाते हैं तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो वायु होती है ये शुष्क होती है, अर्थात वायु में किसी भी तरह की आर्द्रता नहीं पाई जाती। और फिर बात करते हैं हम विलयन की। तो कोई भी विलयन बनाने के लिए हमें 2 घटकों की ज़रूरत होती है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो जो विलायक होता है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, विलायक मतलब जल, और जो विलेय होता है ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, और इस पदार्थ की मात्रा कम होगी। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो जो जल है एक सार्वत्रिक विलायक है, और जल में तो जो विलयन है, विलयन भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस या कोई भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं निलंबन की। तो निलंबन जो होते हैं ये अति सूक्ष्म कण होते हैं, और निलंबन को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और ये विषमांगी मिश्रण होता है। या हम ये कहें कि जो निलंबन होते हैं इसके कण द्रव में समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे हमारी सबसे अच्छा उदाहरण चाय। तो चाय पीने के बाद जब हम हल्की सी चाय छोड़ते हैं तो उसमें चाय पत्ती के जो दाने होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो कि एक निलंबन का प्रकार है। और कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो जो प्रकाश का मार्ग होता है वह दृश्य प्रकीर्णित हो जाता है, जैसे हम कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।